सर आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। सर आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। सर अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्या होता है जावा के अंदर में, तो जावा में हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग ये बताता है कि अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कैम so that the program can terminated abnormally is called exception handling, is called exception handling. Unwanted unexpected, unwanted unexpected things, unwanted unexpected that comes into the picture and terminate the program abnormally is nothing but called as exception. मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले कि प्रोग्राम terminate with abnormally is called exception. प्रोग्राम चलते चलते अगर एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। सर अब देखिए सर, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, सर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, आपने एक लाइन का कोड लिखा, सेकंड लाइन का कोड लिखा, थर्ड लाइन का कोड लिखा, फोर्थ लाइन का कोड लिखा, फिफ्थ लाइन, ऐसा कई सारे लाइन का कोड आपने लिखा। पता चला एक्सेप्शन आपका इस लाइन पे आ गया, जैसे ही इस लाइन पर एक्सेप्शन आया, सब काम छोड़ छाड़ के, याद रखना सर, आपका प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया। एक्सेप्शन आया तो आपकी जो बची हुई नीचे की स्टेटमेंट है, जो बची हुई रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाने से आपका प्रोग्राम जो हो गया ना, वो क्रैश हो गया। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। देखिए सर, मैं जाता हूं, मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं, क्लास एग्जाम्पल 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैं लिखता हूं स्ट्रिंग args। अब सर मैं जाता हूं और यहां जाके लिख लेता हूं इंट a इज इक्व टू 10 कॉमा b इज इक्व टू 2, और एक c नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, c इज इक्व टू a डिवाइड बाय b, system.out.println, और यहां लिख देते हैं वैल्यू इक्वल्स टू प्लस ऑफ सी, लिख देता हूं, और उसके बाद लिख देता हूं system.out.println, मैं लिख देता हूं दी एंड। सेव करता हूं। अब एक नया फोल्डर बनाता हूं सर मैं, अब ये इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इनहेरिटेंस के भी बाहर आके एक नया बना लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, example1.java। तो देखिए मैंने example1 ले लिया, मैंने बना लिया। सर इस प्रोग्राम में कुछ नहीं है, ए में रखा है 10, बी में रखा है 2। आप जानते हो 10 डिवाइड बाई 2 सी में कितना आ जाएगा, 5, प्रिंट हो जाएगा 5, और उसके बाद लिख के आ जाएगा दी एंड। तो चलिए हम जाते हैं cd एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा सी
example1.java कंपाइल करता हूं, जावा example1 और एंटर करता हूं। सर देखो वैल्यू इक्वस टू कितना आ गया 5 और लास्ट में क्या लिख के आ गया दी एंड। वैल्यू इक्वस टू 5 लिख के आ गया और लास्ट में क्या लिख के आ गया दी एंड। दैट्स इट सर, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। कुछ नहीं हुआ, प्रोग्राम बिल्कुल सही था, लेकिन प्रॉब्लम आगे से शुरू होगा। अब देखो मैं जाता हूं, मैं यहाँ बी की वैल्यू ले लेता हूँ 0, यहाँ बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, example2 कर देता हूँ। अब आप तो जानते हैं सर, आप तो जानते हैं जब ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा, उस चीज को समझने की कोशिश करिए सर। अब क्या होगा, जब ये प्रोग्राम आप लिखेंगे और ये प्रोग्राम रन होगा तो देखो सर क्या होगा एग्जैक्टली क्या होगा सर। अगर आप देख रहे हो तो ये 10/0 10/b है, 10/b ये यहाँ पे ये राइट हैंड साइड चल रहा है, ये राइट हैंड साइड कैलकुलेशन चल रहा है। सर एक्चुअली क्या होगा, इंटरनली आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो 10/0, लेकिन आप तो जानते हैं सर, आप तो जानते हैं सर कि 10/0 नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में यहीं पर रन टाइम में सर देखो इंटरप्रेटर को नहीं पता था अगली लाइन में एक्सेप्शन आने वाला है, यहीं पर एक्सेप्शन आएगा और जैसे एक्सेप्शन आता है एक ऑब्जेक्ट बनता है सर, एक ऑब्जेक्ट बनता है। इसे कौन बनाता है, इसे खुद इंटरनली वो क्रिएट करता है, जावा का इंटरप्रेटर क्रिएट करता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो बनेगा ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब इसका कोई नाम नहीं होगा। और ये किस क्लास का बनेगा, तो ये बनेगा अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा सर। और ऑब्जेक्ट बन के इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है अरिथमेटिक एक्सेप्शन हम बोल देंगे डिवाइड बाय 0। इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 आ जाएगी। और आपकी बची हुई जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है वैल्यू दी एंड ये नहीं एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया है, आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया है। और ये इंफॉर्मेशन उठा के जो ऑब्जेक्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट जो बनेगा इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। और ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये एनोनिमस रहेगा, एनोनिमस मतलब इसका कोई नाम नहीं है, कोई इसको मेमोरी को रेफर नहीं कर रहा है ना, इसलिए बोला जाता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाएगा। और क्या करेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 बोलेगा और आपकी बची हुई रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा सर। तो देखिए मैं example2 लेता हूं और इसको सेव करता हूं। example2.java सेव कर लिया मैंने। सेव करने के बाद मैं जाता हूं जावा सी example2.java कंपाइल करता हूं। देखो कंपाइल हो जाएगा, इंटरप्रेटर को नहीं पता अगली लाइन में एक्सेप्शन आने वाला बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द लॉजिकल। लेकिन जैसे ही मैं जाता हूं लिखता हूं जावा स्पेस देके example2 लिखता हूं और इंटर करता हूं सर। जैसे ही मैं इंटर करूंगा, जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो देखो एक्सेप्शन आ जाएगा, बोलेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं एक्सेप्शन यहीं पर आया सर, ये यहाँ पे। और क्या बना, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना। किसका ऑब्जेक्ट बना, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना। और और उसके बाद आपकी जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है वैल्यू और दी एंड, देखो आपको कहीं दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया। आपका प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया। आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। अब सर तकलीफ समझो, आप तकलीफ समझो, यहां तक तो क्लियर है। अब आप प्रॉब्लम समझो कि क्या इशू हो सकते हैं सर। इशू ये हो सकते हैं सर, अजूम करिए सर आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने फिर से कोई प्रोग्राम बनाया, आपने कोई प्रोग्राम बनाया सर। और आपने प्रोग्राम बनाने के बाद इसके ऊपर भी कुछ लाइन ऑफ कोड होगा, कुछ लाइन ऑफ कोड होगा सर। और सपोज करो यहां पे आपने लिखा होगा फाइल ओपन का लॉजिक, फाइल ओपन का लॉजिक लिखा होगा सर, फाइल ओपन का लॉजिक। पता चला आपका प्रोग्राम यहां आके क्रैश हो गया सर, आपकी बची हुई रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई और आपका प्रोग्राम क्या होगा, क्रैश हो गया। तो कई बार फाइल का डेटा लॉस होने के भी क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। फाइल के डेटा लॉस होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो सर आपका प्रोग्राम तो क्रैश हो रहा है, आपकी बची हुई स्टेटमेंट तो क्या नहीं हो पा रही है,
एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। तो सर ऐसे केस में आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए, ओके, वी आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए वी हैंडल द एक्सेप्शन। हम एक्सेप्शन को क्या करेंगे? हैंडल करेंगे। हम एक्सेप्शन को क्या करेंगे? हैंडल करेंगे। हैंडल करने के लिए जावा ने प्रोवाइड किया है, पहला कीवर्ड है ट्राई, सेकंड कीवर्ड है कैच। यूजिंग ट्राई कैच वी हैंडल द एक्सेप्शन। अगर जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो ऐसे केस में हमें किसका यूज करना पड़ेगा? ट्राई और कैच का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या बोलता है? आपको लगता है जितनी लाइन में एक्सेप्शन आ सकता है, जितनी भी लाइन है, वो सारी लाइनें जो है ना, आप ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो। आपको लगता है कि इतनी लाइन में एक्सेप्शन आ सकता है, इतनी लाइन में एक्सेप्शन आ सकता है, तो वो सारी लाइनें आप किसके अंदर डाल दो? वो सारी लाइनें आप डाल दो ट्राई ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर डाल दो? ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो। तो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। उसके बाद मैं जाता हूं कैच लिख देता हूं, और कैच ब्लॉक आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये कैच ब्लॉक रहेगा। तो आपको लगता है जितनी लाइन पे एक्सेप्शन आ सकता है उतनी लाइनें आप ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो, और फिर ये उसका क्या रहेगा? कैच ब्लॉक रहेगा। ये उसका रहेगा कैच ब्लॉक। तो याद रखना, आपने अगर ट्राई लिखा है, अगर आपने ट्राई लिखा है और ट्राई और कैच के बीच में कोई कोड नहीं लिखना है, अगर आप लिखोगे तो ऐसे केस में एरर आएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। सो ट्राई और कैच के बीच में कभी कुछ नहीं लिखा जाता। ट्राई और कैच के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं लिखा जाता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रहे हैं तो उसे हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ट्राई और कैच का। इसका यूज कैसे करते हैं, इसका सिनारियो क्या है यूज करने का, वो थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं सर। तो चलिए सर, इसमें भी यूज करने के कुछ प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। तो सर ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन क्या होते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। केस वन क्या बोलता है? केस वन ये बोलता है, आपने अगर ट्राई ब्लॉक लिखा, आपने अगर ट्राई ब्लॉक लिखा, आपने कैच लिखा, तो सर ऐसे केस में सपोज करो आपने ये कैच ब्लॉक लिख दिया, एक कैच ब्लॉक लिख दिया, आपने दो कैच ब्लॉक लिख दिया, इस तरह से आपने लिख दिया। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस लाइन पर एक्सेप्शन आता है, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल नंबर वन, केस वन क्या बोलता है? सपोज करो सर यहां पर एक्सेप्शन आया, अज्यूम करिए इस लाइन पर एक्सेप्शन आया, इस लाइन पर एक्सेप्शन आया। तो जैसे एक्सेप्शन आएगा, अज्यूम करिए अगर यहां पर एक्सेप्शन आया, अज्यूम करिए यहां पर क्या आया? एक्सेप्शन आया। तो जिस लाइन पर एक्सेप्शन आता है, जिस लाइन पर एक्सेप्शन आता है, क्या करता है? सबसे पहले उसका नेचर है वो बनाता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट। क्या बनाता है वो बनाता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाएगा। और किसका बनाएगा? जिस हिसाब से एक्सेप्शन आएगा, जिस हिसाब से भी एक्सेप्शन आएगा। अज्यूम करिए आपके प्रोग्राम में आया अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया अर्थमेटिक एक्सेप्शन और डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आ गया। तो क्या करेगा? वो रिस्पेक्टिव सब काम छोड़ छाड़ के, तो जो नीचे की लाइन का कोड है, नीचे जितने भी लाइन का कोड आप देख रहे हो, जितने भी लाइन का आप कोड देख रहे हो, वो वहां नहीं जाएगा सर। वो वहां नहीं जाएगा। वो जाएगा सीधे रिस्पेक्टेड, क्या नीचे भी कोड होगा, सपोज करो यहां भी कोड होगा, तो रिस्पेक्टेड कहां जाएगा? वो जाएगा रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में। अगर उसे यहां पर कैच ब्लॉक नहीं मिला, उसके हिसाब का कैच नहीं मिला, तो वो इसको छोड़ देगा, फिर वो नीचे जाएगा और वो नीचे जाएगा। और अगर उसे उसके हिसाब का एक्सेप्शन मिल गया, तो कैच ब्लॉक में जाएगा और आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाएगा क्योंकि कैच ब्लॉक ने कैच कर लिया। फिर उसने बची हुई आपकी ये थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट, आपकी ये जो आप देख रहे हो,
आपकी ये जो थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट है, इसको भी ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इसको भी ये क्या करेगा, थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट को भी ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है आपका केस वन, ये होता है आपका केस वन। अब मैं जाता हूं सर केस टू। केस टू, अगर हम बात करते हैं केस टू की, तो केस टू हमें क्या बोलता है, आपने ट्राई ब्लॉक लिखा, आपने ट्राई ब्लॉक लिखा, आपने कैच ब्लॉक भी लिखा, आपने कैच ब्लॉक भी लिखा, और आपकी थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट। अब ध्यान दो सर, अब ध्यान दो, केस नंबर टू क्या बोलता है। अगर सपोज करो इस लाइन पर एक्सेप्शन आया, इस लाइन पर, इस लाइन पर एक्सेप्शन आया, तो क्या करेगा, नेचर तो वही है ना, जाएगा, क्या बनाएगा, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाएगा सर। एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बनाएगा। एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाएगा सर उस क्लास का, एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाएगा। एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनने के बाद, एनोनिमस ऑब्जेक्ट सपोज करो इस बार फिर से बना है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब रिस्पेक्टेड भागेगा कैच ब्लॉक में। अगर कैच ब्लॉक में जाएगा, सपोज करो यहां भी उसके उसके हिसाब का कैच ब्लॉक नहीं मिला, फिर नेक्स्ट कैच ब्लॉक में जाएगा, यहां भी अगर उसके हिसाब का कैच ब्लॉक उसे नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो क्या करेगा, अब आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। तो आपकी बची हुई जो ये जो थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट है, ये भी, ये भी, ये भी कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी सर। इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगी सर, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगी सर, क्यों, क्योंकि आपका प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया। आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। तो सर पहला प्रिंसिपल ये बोलता है, अगर एक्सेप्शन आया तो रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में जाएगा और उसे कैच ब्लॉक मिल गया तो कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेगा और आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया। प्रिंसिपल नंबर टू ये बोलता है, अगर एक्सेप्शन आया और कैच ब्लॉक अगर कैच नहीं कर पाया तो फिर आपको, आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा सर। केस नंबर थ्री क्या बोलता है वो सुनिए। केस थ्री, मैं जाता हूं, मैं यहां लिखता हूं ट्राई, ट्राई लिखता हूं, ये ट्राई लिखा, मैं लिखता हूं कैच, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। सर केस नंबर थ्री बोलता है ये है, अगर आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, अगर आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, तो सर कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्सेप्शन आएगा तब तो कैच में जाएगा। अगर ये सारी की सारी लाइंस ऑफ कोड, ये सारी की सारी लाइन ऑफ कोड ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गए, ये सारा कोड ट्राई ब्लॉक में लिखा गया, सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, कोई एक्सेप्शन, किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं आया, जब आया ही नहीं तो कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी बची हुई, आपकी बची हुई क्या करेगा, वो थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट को भी क्या करेगा, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होते हैं हमारे तीन प्रिंसिपल। सर इन्हीं प्रिंसिपल के भरोसे हम प्रोग्राम लेने वाले हैं। सर फिर से रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। केस नंबर वन, एक्सेप्शन आया, जिस लाइन पर एक्सेप्शन आता है सब काम छोड़ छाड़ के सबसे पहले वो क्या करता है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका, जिस जिस जो एक्सेप्शन आया, जूम कर रहे हैं हम, अभी अर्थ में एक्सेप्शन आया, ऑब्जेक्ट बना, ये बेनाम ऑब्जेक्ट बना कि कहां भागता है, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में। अगर पहले कैच में नहीं मिला, दूसरे कैच में जाएगा,
एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करके फिर उसकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा, तो आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया। केस नंबर 2 क्या बोलता है, एक्सेप्शन आया, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना, लेकिन कैच नहीं कर पाया, तो किसी कैच ब्लॉक में नहीं गया, तो अब आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता सर, आपका प्रोग्राम तो अब क्रैश हो जाएगा। तीसरा रूल, सर अगर एक्सेप्शन आया ही नहीं तो कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ ना सर। आप रोज की तरह क्लास के लिए निकलते हैं सर, रोज क्लास के लिए निकलते हैं, सुबह आपने गाड़ी निकाली और गाड़ी निकाल के आप घर से ट्यूशन की तरफ निकले, आपकी गाड़ी पंचर नहीं हुई सर, आप डेली रूटीन में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे क्लास आ जाओगे सर, क्लास से घर चले जाओगे। लेकिन रोज सुबह उठते हैं, एक दिन आपकी गाड़ी पंचर हो गई सर, अनएक्सपेक्टेड, आपको पता नहीं था कि गाड़ी पंचर होगी, टायर पंचर एक्सेप्शन सर, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एबनॉर्मली, आपको नहीं पता था लेकिन टाइम पे आपकी गाड़ी पंचर हो गई, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज टायर पंचर एक्सेप्शन। तो दीज ऑल आर द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन। तो ये मुझे बताइए सबसे पहले ये 3 प्रिंसिपल समझ में आए सर आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके गुड, सिमी क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं प्रोग्राम, मैं जाता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 लेता हूं और अब मैं यहां लिखना शुरू करता हूं ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखता हूं कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन system dot out dot println e कैच, एक और एक्सेप्शन लेते हैं, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन system dot out dot println e और यहां लिख देता हूं दी एंड। मैं जाता हूं इसको सेव करता हूं। अब देखो सर जब हम इसको कंपाइल करेंगे, देखो एक्सेप्शन तो आएगा सर, एक्सेप्शन तो आएगा, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा, रिस्पेक्टेड कौन सा एक्सेप्शन आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन देखेगा, उसे कैच ब्लॉक मिल जाएगा सर, कैच ब्लॉक मिल जाएगा तो आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाएगा सर। इसके अंदर की क्या करेगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन थी अर्थमेटिक एक्सेप्शन की वो इसमें आएगी, इस ऑब्जेक्ट में आएगी, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेफर करेगा, उसी की मेमोरी को रेफर करेगा और रेफर करके वो इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देगा। तो कैसे चलेगा इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। चलो हम जाते हैं, हम जाते हैं, हम जाते हैं सर। एक्सेप्शन फिर से आएगा, एक्सेप्शन आएगा तो कहां पे आएगा, ये इस लाइन पर एक्सेप्शन आ जाएगा सर। तो क्या करेगा, जैसे ही एक्सेप्शन आएगा सर, जैसे ही एक्सेप्शन आएगा ऑब्वियस सी बात है क्या क्रिएट होगा, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सर, अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का क्रिएट होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट को एनोनिमस बोला जाएगा क्योंकि कोई रेफरेंस लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए बोला जाता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा और क्या करेगा, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में भागेगा। और देखिए ये पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है सर, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन रहेगी सर, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 जो रहेगी सर, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सर इसके अंदर रहेगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगी। अब क्या करेगा, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में, कैच ब्लॉक में जाएगा तो कैच ब्लॉक का जो ई है, ये जो ई आप देख रहे हो, ई क्या कर, ये वाला ई, ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है सर, इसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं है सर, तो ई किसको रेफर करने लगेगा, इसी की मेमोरी को रेफर करेगा सर। तो जब जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बोलेंगे तो जब ई लिखेंगे सर, ई जैसे हम ई लिखेंगे
तो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो भी है ये प्रिंट कर देगा। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 आ जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, उसके बाद लिख के आ जाएगा दी एंड। सर मुझे बताइए ये समझ में आया क्या? एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर इंफॉर्मेशन आई, आने के बाद रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में गया, उसके हिसाब का कैच ब्लॉक उसे मिल गया। ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट था, इसके पास खुद की कोई मेमोरी नहीं थी, लेकिन इसका भी एक टाइप अर्थमेटिक एक्सेप्शन था। तो ये ई ने इसकी मेमोरी का रेफरेंस लिया, और ई ने जब प्रिंट किया तो इसी मेमोरी में रखे गए इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो मैं जाता हूं और इसी प्रोग्राम को जो है, यही सेम प्रोग्राम है, इसको एग्जाम्पल 3 है, इसको मैं रन कर रहा हूं सर। आप देखिएगा किस तरह से रन होगा। मैं लिखूंगा जावा सी example3.java, कंपाइल करता हूं, इंटरप्रीट जावा example3 जावा example3, इंटर करता हूं। देखो सर प्रॉपरली लिख के आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, और दी एंड भी लिख के आया। दी एंड का मतलब होता है ये वाला दी एंड। आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया, मतलब यहां पर गया, इस ऑब्जेक्ट ने लिया जो इंफॉर्मेशन थी, इसने प्रिंट कर दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, इसमें तो नहीं जाएगा क्योंकि इसमें जा चुका है। उसके बाद दी एंड भी लिख के आ रहा है, मतलब आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया, आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया। रूल नंबर 2 क्या बोलता है सर? अगर मैं यहाँ पे दे दूं बी की वैल्यू 2 दे दिया, अब मैं इसको सेव एज करता हूं, मैं जाता हूं और मैं इसको example4 नाम दे देता हूं, example4.java। सर अब आप गौर से देखेंगे कि आपके प्रोग्राम में तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। सर जब वो एक्सेप्शन है ही नहीं, जब एक्सेप्शन है ही नहीं तो कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एक्सेप्शन है ही नहीं तो कैच ब्लॉक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कैच ब्लॉक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो किसी ना इस कैच ब्लॉक में जाएगा ना इस कैच ब्लॉक में जाएगा, किसी कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा सर वो। और आपका प्रोग्राम जब कैच ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्रैश तो हुआ ही नहीं। जब क्रैश हुआ ही नहीं तो लास्ट में क्या लिख के आ जाएगा, दी एंड लिख के आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू आएगी और उसके बाद लिख के आएगा दी एंड। इसको हम example4 नाम दे देते हैं सर, इसको 4 नाम दे दिए और जाते हैं example4 हम रन करते हैं। example4 रन करते हैं और जावा example4 और इंटर करते हैं। देखो सर वैल्यू इक्वल्स टू 5 और क्या लिख के आ गया, दी एंड लिख के आ गया। वैल्यू इक्वल्स टू 5 और क्या लिख के आ गया, दी एंड लिख के आ गया। सर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम example5 नाम देते हैं सर, example5 नाम देता हूं मैं। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, अर्थमेटिक एक्सेप्शन की जगह मैं लिख देता हूँ कोई दूसरा एक्सेप्शन लिख देता हूँ, या मैं ये एक्सेप्शन हटा ही देता हूँ ना, सबसे बेस्ट ये हटा दिया मैंने सर। अब जब मैंने ये हटा दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 0 सर, और example6 दे देता हूँ। आई थॉट अभी ये example5 था, अच्छा 4 था क्या, ओके इसका मतलब ये 5 हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, example5.java मैं सेव करता हूँ सर। मैं सेव करने के बाद मैं जाता हूं और मैं देखो सर अब एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन आएगा लेकिन कैच करने के लिए कोई है ही नहीं। जब कैच करने के लिए कोई है ही नहीं तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, क्रैश। आपकी ये थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी सर। तो देखो मैं जाता हूं और मैं example5 करता हूं, जावा सी example5.java कंपाइल करता हूं और उसके बाद मैं जाता हूं जावा example5 और देखिए आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया सर। अर्थमेटिक एक्सेप्शन एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना, बनने के बाद कोई कैच करने वाला नहीं था तो उसने उठा के कंसोल को थ्रो कर दिया और आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। देखो दी एंड भी लिख के नहीं आया। तो मुझे बताइए आपको ये तीनों प्रिंसिपल समझ में आए, एक्सेप्शन हैंडलिंग का थोड़ा सा पार्ट समझ में आया आपको क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके देन आज के लिए मैं इतना ही लेता हूं और कुछ नई चीजों के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। आज हमने ट्राई कैच पढ़ा है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्राई कैच फाइनली। फाइनली भी एक कीवर्ड है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।